फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? देखो, ऐसे बहुत सारे लिगेंड है जिनके पास डेंटिसिटी एक से अधिक है, ठीक है। अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग डेंटिसिटी शो करते हैं। तो दोज लिगेंड विच कैन, देखो दोज लिगेंड विच कैन, दोज लिगेंड्स विच कैन change their denticity, change their denticity in different complexes, in different complexes are called, are called flacidentate, flacidentate ligands। मतलब ये फ्लेक्सिबल है, कहीं मोनोडेंटेट का काम करेंगे, कहीं पे ये पॉलीडेंटेट का भी काम कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल आप देखोगे, कार्बोनेट आयन है, ये आपका अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग डेंटिसिटी शो करता है। ऐसे ही आपका सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन भी बाइडेंटेट का भी काम करता है और मोनोडेंटेट का भी काम करता है। ऐसे ही फॉस्फेट आयन है, ये सब ऐसे लिगेंड है जो मोनोडेंटेट का भी काम करते हैं, बाइडेंटेट का भी, समटाइम ट्राइडेंटेट का भी काम कर जाते हैं। तो इनका जहां जहां जैसे नीड होती है उसके हिसाब से सब क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर सल्फेट को आप एफ ब्लॉक के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये बाइडेंटेट का काम करेगा, बट अगर ये डी ब्लॉक के साथ बनाएगा तो मोनोडेंटेट का काम करेगा। तो ये फ्लेक्सिबल है, ये अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स अपनी डेंटिसिटी को क्या करता है, वेरी कर रहा होता है। तो अलग अलग रिएक्शन में आपको अलग अलग डेंटिसिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। बना डालो इसको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे एक देखोगे एग्जांपल, एक सेरियम का कॉम्प्लेक्स है Ce, नाइट्रेट आयन होता है ना, NO3-6, इसमें पूछा था यहाँ K2, ये सेरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, पता कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? 12 है। 12 क्यों हुआ? नाइट्रेट आयन भी यहाँ पे लिखा था ना, नाइट्रेट NO3-। नाइट्रेट आयन क्या है, मोनोडेंटेट भी हो सकता है और बाइडेंटेट भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये ना बाइडेंटेट का काम कर रहा होता है, मतलब एक नाइट्रेट दो बॉन्ड बनाता है, तो छह कितने बनाएंगे, 12। दैट इज वाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 12 हो गया। सो यहाँ पे आप देखने को छह ही लिगेंड है, बट ये कैसा बिहेव कर रहा है, बाइडेंटेट की तरह। नॉर्मली नाइट्रेट क्या काम करता है, मोनोडेंटेट की तरह, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, बाइडेंटेट का। सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स इनकी डेंसिटी क्या होगी, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से अलग अलग शो कर सकती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। क्लियर है? हाँ, वो भी आ सकता है, जो आपका EDTA है ना, वो कहीं कहीं बाइडेंटेट का काम कर सकता है, कहीं टेट्राडेंटेट भी काम करता है, कहीं कहीं हेक्साडेंटेट भी काम करता है। वो कॉम्प्लेक्स के नीड के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेरिएबल होते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड फ्लैक्सीडेंट। बना दो। आखिर हम लोग का बचा एम्बीडेंटेड लिगेंड ना, बस वही, उसके बाद तो आएगा फिर अलग टर्मिनोलॉजी। लिगेंड का क्लासिफिकेशन का लास्ट टर्म बचा हुआ है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। हो गया, लिखो एम्बीडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट हम लोगों का लिगेंड में एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जिनके पास एक से अधिक डोनर साइट होगा, बट एक टाइम में केवल एक ही डोनर साइट इनका क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो लिखो दोज लिगेंड हैविंग मोर देन वन डोनर साइट, दोज लिगेंड्स हैविंग मोर देन वन डोनर साइट, those ligands having more than one donor site but only one site attack at a time, but only one site attack at a time, एक बार में एक ही साइट अटैक करता है। मतलब ये होते क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड, बट ओनली वन साइट अटैक एट अ टाइम। अभी अगर हम देखा जाए तो हमारे पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन पे क्या होता है, हमारा न्यूट्रल पार्ट होता है। सो अगर इन दोनों को देखा जाए तो हमें ये पता चलेगा कि साइनाइड में कार्बन भी अटैक कर सकता है ना, साइनाइड का कार्बन भी अटैक कर सकता है। इसके अलावा साइनाइड का जो नाइट्रोजन है वो भी अटैक कर सकता है, दोनों के दोनों अटैक कर सकते हैं ना दोनों अटैक। कहाँ चला गया? सो अगर हमारा साइनाइड अटैक करेगा, ठीक है, अगर हमारा साइनाइड अटैक करेगा, साइनाइड में अगर कार्बन अटैक किया तो हम क्या नाम देते थे इसको, साइनाइडो, है ना, दिस इज कॉल्ड साइनाइडो। और अगर नाइट्रोजन अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइडो,
सो एक हमारा ये हो गया साइनाइडो और आइसोसाइनाइडो। दूसरा इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है नाइट्रेट का, NO, जो आपका NO2 माइनस है। NO2 माइनस देखो N डबल बॉन्ड O और O होता है, ठीक है। इसके पास लोन पेयर होता है नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन अटैक करेगा तो नाइट्रो कहलाता है ये, और अगर ऑक्सीजन अटैक करेगा तो क्या कहलाएगा, नाइट्रीटो। सो आपका ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रो भी और नाइट्रेटो भी। ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग का नेचर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो हमारे पास और भी एग्जांपल है, 4-5 एग्जांपल। ये पहला एग्जांपल हो गया और ये हमारा क्या होगा, दूसरा एग्जांपल। जब इसको पढ़ लोगे ना तो एक हमारा आएगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में देखोगे एक होता है लिंकेज आइसोमर्स, वो इन्हीं की वजह से एग्जिस्ट ही करते हैं। बनाते चलो, ये दो एग्जांपल हो गए। तीसरा है हमारा एससीएन। एससीएन का नाम सुना होगा, थायोसाइनाइटो और आइसोथायोसाइनाइटो। एस नेगेटिव होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अगर इसमें नाइट्रोजन ने अटैक, सल्फर ने अटैक किया नेगेटिव चार्ज से, तो उसको क्या बोलते हैं, थायो फॉर सल्फर के लिए होता है और साइनाइडो फॉर सीएन के लिए, तो दिस इज कॉल्ड थायोसाइनाइडो। और अगर नाइट्रोजन अटैक कर रहा होगा तब क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आइसो थायोसाइनाइडो, है ना, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल है O नेगेटिव सी ट्रिपल बॉन्ड एन, हम लोग इसको CNO लिखते हैं। अगर ये अटैक करेगा दिस इज कॉल्ड साइनेटो, ये क्या कहलाएगा हमारा, साइनेटो। और अगर नाइट्रोजन अटैक करेगा तो क्या कहलाएगा, आइसो साइनेटो। ये तब अटैक करता है, नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जाएगा और ये इस पे आएगा और ये अटैक कर देगा, तो बन जाएगा N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड आइसो साइनेटो। तो अपने पास 4 एग्जांपल हैं जो कैसे हैं, एम्बीडेंटेड हैं। इनमें एक से अधिक डोनर साइट है, दोनों में से कोई भी साइट कभी भी किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। इनको एम्बीडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले टर्म पे चलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, निकालने चलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो हेडिंग डाल लो, ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉम्प्लेक्स दिया होगा, हमें क्या करना है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सो अगला हमारा टर्मिनोलॉजी है यही, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर दिया होगा तो उसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा, देखो अपने पास कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन हम आपको बता चुके हैं। जब भी कॉम्प्लेक्स को हमें रिप्रेजेंट करना होता है, हमारे पास क्या क्या टर्क है, 3 तरीके से कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट होते थे ना। एक, कॉम्प्लेक्स के पहले कुछ लगा हो, दूसरा कॉम्प्लेक्स के बाद में कुछ लगा हो, और कॉम्प्लेक्स पे कुछ भी ना लगा हो। तो हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला ये है, x प्लस एन वाई इजक्वल टू जेड। अब इन सभी का टर्म देखो क्या क्या है, वापस में सबको क्या होते हैं। जो x होगा हमारा, ठीक है, x होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, जिस भी मेटल का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसका, अगर 2x है तो 2x लिखना, 3 मेटल है तो 3x लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो n है, यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ लिगेंड, कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड को लिखना है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं। और जो y होगा, y है चार्ज ऑफ लिगेंड, हर लिगेंड पे कुछ ना कुछ चार्ज है, कोई न्यूट्रल है कोई चार्ज है, तो चार्ज ऑफ लिगेंड्स हो जाएंगे। और जो आपका जेड है, जेड इक्वल टू होगा चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर निकलवाए है ना, चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, तीनों हो सकता है। जो भी चार्ज होगा उसको हम क्या करेंगे, वहां पे लिख देंगे। जैसे मान लो हमने एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स आपको दिया कि ये कॉम्प्लेक्स है बच्चों K4FeCN6, ठीक है, FeCN6। इसमें अब आपको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अभी इसके ऊपर चार्ज नहीं है, बट आप बोले थे ना ये आयनाइज होता है, कैसे टूटेगा ये, 4K प्लस प्लस किस में चला जाएगा, FeCN6, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 4 नेगेटिव आ गया। अब X मेटल है,
एन आपका ये नंबर है 6, साइनाइड पे कितना चार्ज होता है 1, ऊपर कितना चार्ज है -4, तो हम क्या लिख लेंगे, एक्स का एक्स रह जाएगा प्लस एन बराबर 6 है, एक साइनाइड पे चार्ज कितना -1 इक्वल टू कितना -4, तो कितना हो जाएगा x -6 इक्वल टू -4, तो x बराबर क्या हो जाएगा -4 प्लस 6 बराबर कितना आ गया, x बराबर +2, यही हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है। बस यही निकालना है, जो भी कॉम्प्लेक्स आपको दिया होगा रेस्पेक्टेड कॉम्प्लेक्स का, आपको मेटल का जो भी मेटल है उसमें उसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट से अगला हम जो सॉल्व करेंगे वो आएगा हमारा। निकल गया? अब एग्जांपल्स दें, निकाला जाए बाकी सबका। चलो क्वेश्चन करते हैं, सब लोग निकाले, समझ आ गया ना क्या करना है। बस आपको ध्यान के रखना लिगेंड जो है उसके कितने चार्जेस थे। कभी कभी हो सकता है एक से अधिक लिगेंड हो, तो जो जो चार्ज वाला उसको कंसिडर करना, जो न्यूट्रल उसको छोड़ देना उसी के अंदर, क्योंकि न्यूट्रल वाला से कोई मतलब हमको नहीं रहेगा। तो चलो अगला निकालते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है हमारा कोबाल्ट का, CONH3 का होल 6 Cl3, सबका निकाल, सब कोबाल्ट का निकालना है, ठीक। अंडरलाइन कर देना जिसका निकालना है। कोबाल्ट का कितना होगा, दूसरा K4FeOX का होल 6, आयरन का निकालो कितना होगा, तीसरा NiCO4 में निकिल का कितना होगा, चौथा Ca का होल ट्वाइस FeOX होल ट्वाइस Cl2, इसमें कितना होगा आयरन का, उसके बाद पांचवा MnH2O का होल 6 Cl2 एंड सिक्स्थ Na3Al F6, इसमें एल्यूमिनियम का, इसमें मैंगनीज का, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए, किसका किसका कितना कितना होगा। पहले वाले में कोबाल्ट का कितना आ रहा है, +3, सही है। दूसरे वाले में आयरन का +2 आ रहा है, ठीक है। और सब निकाल लो, सबका निकलेगा। यहाँ पे कोबाल्ट किस स्टेट में है, +2 में, नहीं +3 में। किसी का नहीं निकला हो तो बताएं कैसे निकालना है। कल क्वेश्चन सॉल्व कराया था, कोई सॉल्व कर रहा था? अरे बहुत अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। वो सारे क्वेश्चन बहुत दमदार होंगे, तुम्हारे एग्जाम में भी डायरेक्ट आएंगे, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। K4FeOX6 में कितना आया, +2 आया। यहाँ पे आयरन किस में है, +2 में है, जो नहीं आएगा बताना। निकिल कितने में है, तीसरे वाले का 0, उसका ऑक्सीडेशन है ही नहीं, क्योंकि कार्बन में क्या होता है COR न्यूट्रल लिगेंड, और न्यूट्रल लिगेंड पे कोई चार्ज नहीं होता है। व्हाट अबाउट फोर्थ वाला, इसमें आयरन का कितना आएगा, 0 आएगा, +2 आएगा,
जीरो कहाँ से आ रहा है? हाँ ठीक है, +2। मैग्नीज का? हम। एल्यूमिनियम का? अब इन सब का इस्तेमाल करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक होगा इसके जस्ट इसके एक और बाद में आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वहां सबकी जरूरत पड़ेगी। एल्यूमिनियम का +3 आया? ठीक है, सबका निकल गया ना? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स देगा निकाल ले जाओगे। चलो एक और देते हैं। ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? अगला हमारा कॉम्प्लेक्स है Fe2FeCN6। इसमें आयरन का निकाल के बताओ। ये वाले आयरन का भी और ये वाले आयरन का भी, दोनों का भी। ये पहला हो गया। दूसरा Fe4, ये Fe3 होता है, 2 नहीं होता है। यहाँ होगा Fe3 और यहाँ पे Fe4, फिर FeCN6, ये होल ट्वाइस और ये होल थ्राइस। चलो बताओ कितना आएगा। दोनों आयरन का बताना, अंदर वाले आयरन का भी और बाहर वाले आयरन का भी। Fe का अंदर वाला Fe का 2, जीरो नहीं आएगा। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, होता क्या, हम इसको क्या Fe3 को m मान लें, तो m पे 3 है और पूरे डब्बे क्या मान ले, x मान ले, तो x क्या है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसके खोपड़ी पर और इसके खोपड़ी पर हो जाता है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, जब इसको तोड़ोगे तो 3 ठो Fe2+ बनेगा, ये इस पे चला जाएगा और इस बॉक्स पे कितना चला जाएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा हमारा, FeCN6, 3 माइनस हुआ तो ऊपर 3 माइनस हो तो अंदर 3+ आ जाएगा, क्योंकि 6 - 3 कर दोगे तो क्या आएगा, 3+ आएगा। ये कितना हो गया, ये 2+ हो गया। तो यहाँ पे हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इस वाला कितना है, +3 है। निकला कि नहीं निकला? आप ऐसे करोगे तभी निकाल पाओगे। जीरो कैसे आ रहा था? क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। आयनिक कंपाउंड जब भी दिए जाएंगे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका जो है नंबर उसके खोपड़ी पे चला जाएगा, उसका नंबर इसके खोपड़ी पे आएगा, उसके बाद चार्ज निकाल लो। इसमें क्या करना है, mx x + ny = z कर लो, आंसर आ जाएगा। तोड़ने आना चाहिए नीचे वाले का। आज ठंडा ज्यादा है क्या? आज तो एकदम नहीं है। वही चीज तो। आज एग्जाम। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसे पढ़ाई से। आपको अगर एग्जाम के दिन लग रहा हो कि ज्यादा हो जाएगा तो यार तो नहीं होता है। अच्छा, इतने लोग बोलते हो सर हम लेट हो जाएंगे, लेट हो गए नहीं आ पाए। हम लेट हो जाएंगे तो कैसे लाइव होगा? घर से बैठ के हो जाएगा? आज मैं लेट हो गया हूँ, लाइव पढ़ लेना। नहीं होगा। निकल गया इसमें। कौन? वो कर लगे तुम। ये निकला बाहर वाला +3 और अंदर वाला +2। यही तो फेरिक फेरोसाइनाइड है, प्रूसियन ब्लू कलर यही था ना, तो इसको तो निकलवाए है ना। निकल गया ऑक्सीडेशन स्टेट सबका। अगला लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। मौसम खराब था तो पहले आ गए थे, एकदम अंधेरा था तब भी। कोऑर्डिनेशन नंबर नेक्स्ट है हमारा। कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। लिखो, इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म बाय सेंट्रल मेटल एटम। इट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल हमारा है वो जितना टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता है वही हमारा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर।
इट इज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल मेटल एटम। देखो जैसे मान लो हमारा सेंट्रल मेटल कोबाल्ट हुआ, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, 6 बॉन्ड बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। 4 बनाएगा तो 4। अब ये कितने बॉन्ड बनाता है, क्या नंबर ऑफ लिगेंड के बराबर होता है, नहीं। मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे तो जितना है उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। बाइडेंटेड होगा तो 1/2 हो जाएगा। लिगेंड 2 होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। लिगेंड 3 होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। बट अगर आपका देखोगे हेक्साडेंटेड ले लिए तो लिगेंड एक ही होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 हो जाएगा। सो कोऑर्डिनेशन नंबर हम क्या निकालते हैं, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड होगा तो उसके लिए आपका नंबर ऑफ लिगेंड इक्वल टू हो जाएगा। पॉलीडेंटेड लिगेंड है तो सीधे 2 इंटू कर सकते हो ना, 2 इंटू या डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, ये भी कर सकते हो। तो अलग डेंटिसिटी 2 है और 2 लिगेंड है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। सो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है ऐसे ही। हमने यहाँ पे मान लो लिगेंड लगाया था, ये लिगेंड लगाया था, ये कौन सा लिगेंड लगा हुआ है इसके पास, इथिलीन डायमीन है ना। तो इथिलीन डायमीन से कितना है इसका, 6 आ रहा है कि नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर। सो हम अगर फॉर्मूला लिखे कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, सो अगर अपने पास पहला है इफ मोनोडेंटेड लिगेंड इज देयर, मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, तब हम क्या करेंगे उस केस में, इन दैट केस हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू सी एन, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड। क्लियर हो गया। जितने आपके कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे जितने आपके लिगेंड होंगे, ठीक, जितने मोनोडेंटेड है, ये पहला केस है। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, इफ पॉलीडेंटेड है, पॉलीडेंटेड बोले तो उसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड सब आएंगे। अगर पॉलीडेंटेड है तो उस केस में हम क्या कर लेंगे, डेंटिसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी एन इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू डेंटिसिटी, जिसकी जो डेंटिसिटी हो, इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। सो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का। हर मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ ना कुछ, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोई 4 बनाता है, कोई 6 बनाता है, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस में 12 बनते हैं। सबका अपना अपना नीड है, जैसी नीड होती है उनको उस हिसाब से वो कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर रखते हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स रखते हैं, ठीक है। तो अब यही हम लोग को करना है एग्जाम्पल के थ्रू कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अपने पास बाइडेंटेड है, मोनोडेंटेड है, पॉलीडेंटेड में हेक्साडेंटेड है, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स भी है, बट वो हम लोग को अभी आना ही पड़ना है। हो गया, एग्जाम्पल करें, चलो शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। आपको प्रैक्टिस करना है, सीट कल दे दूंगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन वाला सीट। एग्जाम्पल सबसे पहला है हमारे पास COEN का होल ट्वाइस H2O अमोनिया Cl3। इसमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, निकालो। दूसरा है हमारे पास FeOX का होल थ्राइस 4 नेगेटिव। तीसरा है K4 FeCN6 में आयरन का कितना होगा। देन उसके बाद कैल्शियम का EDTA कॉम्प्लेक्स, फोर्थ हो जाएगा। पांचवा निकेल DMG, छठा हो जाएगा हमारा कॉपर का ACAC का होल ट्वाइस और एक EN। सबका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। पहले में दोनों टाइप के लिगेंड हैं, कुछ मोनो है कुछ बाई हैं, सबके अपनी डेंसिटी जोड़ लो। पहले वाले में कितना आया, 6, हाँ ठीक है सही है। पहले का 6 आएगा, दूसरे का
इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू कितना है, 6 है। कैसे, दो इथिलीन डायमीन है, एक इथिलीन डायमीन दो देता है ना, डेंसिटी 2 है, तो 2 से 2 4 हो गया। वाटर बॉन्डेड है 5, अमोनिया बॉन्डेड है 6, टोटल 6 हो गया। दूसरे वाले का ऑक्जेलेटो है ना, OX क्या है, ऑक्जेलेटो है। एक लिगेंड कितना डोनेट करता है, 2, क्योंकि बाइडेंटेड है तो 3 कितना करेगा, 6। क्लियर। इसमें लिगेंड साइनाइड है, 6 है टोटल, एक एक डोनेट करता है तो 6 कितना डोनेट करेगा, 6। तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। ऊपर वाले में, कैल्शियम वाले में EDT एक ही लगा है ना, और EDT कौन सा डेंसिटी रखता है, 6, इसका भी क्या होगा, 6। निकल वाले में DMG कौन सा डेंटेड है, DMG टेट्रा है। DMG के इतना बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, बाइडेंटेड है। रोजी रेड कलर का PPT किसका बना था, DMG बनाया था ना, तो इसका कलर क्या होगा। ये निकल के लिए इतना बढ़िया कॉम्प्लेक्स, पूरा इसका डिटेल पढ़ाए थे, डेंटिसिटी गायब है। 2 होता है तो 2 से कितना जाएगा, 4। और इसमें ACAC क्या है, एसिटाइल एसीटोन, और EN क्या है, इथिलीन डायमीन। तीनों के तीनों क्या है, बाइडेंटेड है, तो कितना हो जाएगा, 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो गया, 6 हो गया। समझ आ गया निकालने। सो आपको जो भी लिगेंड डेंटिसिटी अगर नहीं याद रहेगा तब तो गया। सबसे जरूरी क्या है, डेंटिसिटी आपका क्लियर होना चाहिए कि कौन से लिगेंड की डेंटिसिटी कितनी है। सो देयर आर वैरायटी ऑफ लिगेंड्स हमारे पास हैं, इन्हीं में से बदल सकता है, दो चार आगे पीछे कर सकता है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चले आगे अब, फिर लो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन हमेशा आता है, कुछ ना कुछ आता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, EAN। समटाइम इसको सिडविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है, उन्होंने ही इसके बारे में बताया था। ये क्या होता है, कोई बता सकता है, व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कभी पढ़ा है इसको, निकाला होगा ना। ये क्यों यूज किया जाता, क्या पर्पज था। सबसे पहले तो कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहा है। आपने देखा ढेर सारे मेटल हैं, सब के सब कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं ना। क्या ऐसा क्या नीड था कि मेटल को कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ रहा है। बॉन्ड क्यों बनते, केमिकल बॉन्डिंग सबने पढ़ा, इसको सिडविक ने दिया था, इसलिए इसको सिडविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। कभी कभी इसको एक और तरीके से जाना जाता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के नाम से। वो भी कैलकुलेट इसी से होगा, एक तरीका बस उसमें दूसरा होता है। इसमें हम सभी एटॉमिक नंबर लेते हैं, बाकी उस वाले में केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, दोनों में आपको बता दूंगा। देखो मेटल जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हर किसी का बॉन्ड बनाने का एक ही पर्पज होता है, इनर्ट हो जाना, है ना। इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन करना। तो इन्होंने देखा, सिडविक ने ऑब्जर्व किया कि जितने भी मेटल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखता है, कोई 6 रखता है ना। ये सबको रखने के पीछे पर्पज क्या है, नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन करना है। डी ब्लॉक के एलिमेंट अगर 3D सीरीज में जाओगे तो मैक्सिमम कितना है, 30 एटॉमिक नंबर। उसका नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सा है, जीनान, नहीं सॉरी क्रिप्टन, 36 है ना। 4D सीरीज में जाओगे तो 48 पे रुक जाता है, कैडमियम। उसका नियरेस्ट नटगस कौन सा है, जीनान, 56। अगर 48 से वो 8 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ कर ले, पहुंच जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करना मतलब 4 ठो और लिगेंड ले ले, क्योंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसे अगर 5D सीरीज में जाओगे तो आखिरी हमारा एलिमेंट क्या है, 80, मरकरी। उसका नियरेस्ट नटगस कौन है, 86, है ना, रेडॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो काम बन जाए। तो सबका पर्पज क्या है कि इतने कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसके पास एटॉमिक नंबर कम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, ताकि वो नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले। सो ईच एल, जो भी ट्रांजिशन मेटल देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ओनली अकर टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उनको क्या मिलेगी, नोबिलिटी मिलेगी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं था। आपने देखा जो भी केमिकल बॉन्ड बने, आयनिक बॉन्ड बने, कोवलेंट बॉन्ड बने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, सबका पर्पज क्या था, नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन करना है। यहाँ भी सेम कहानी है, हमें क्या चाहिए, नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन। देखो कि मैक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस गेन कर लेते हैं, किसी में एक आध ठो कम रह जाएगा,
अब एक आध का मैं नियरेस्ट पहुंच गया ना, तो एक आध कम रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है, या किसी में एक से एक ज्यादा हो जाता है। जिसमें नियरेस्ट 36 है, अगर 36 से एक कम है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लो मेरे को 35 इलेक्ट्रॉन है, 36 होना चाहिए, तो अब मुझे एक ही चाहिए ना। अब मैं इतना ज्यादा भूखा रहूंगा, किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा और अपना पूरा कर लूंगा, तो मैं क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। बट अगर मेरे पास 37 है और 36 बनाना है, एक ज्यादा हो गया ना, तो मैं क्या करूंगा, एक किसी को दे, तू रख, तू जबरदस्ती ले ले, तो मैं क्या हो गया, रिड्यूसिंग। 36 एग्जैक्ट है, इनर्ट, एक कम ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स, एक ज्यादा तो रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स। तो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये देखते चलेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर करने वाला और कौन सा कॉम्प्लेक्स रिड्यूसिंग। अब आप ऐसे देख के थोड़े ना कॉम्प्लेक्स बता दोगे, अरे यार इसमें तो सब मेटलवा वही है, कैसे ऑक्सीडाइजिंग। वो आपको देखना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, अगर वो निकल गया तो काम हो जाएगा। तो चलो देखो जरा इसका फॉर्मूला क्या है। अब जितने टर्म पीछे पड़े ना, सब इसमें इस्तेमाल होगा। तो ई ए एन इक्वल टू, सबसे पहले जिस भी मेटल का लेगा उसका एटॉमिक नंबर लिखना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम था उसका एटॉमिक नंबर लिखना है, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी निकालिए ना कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, कोऑर्डिनेशन नंबर, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी निकाला अभी हम लोगों ने। ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो यूजुअली मेटल जो होते हैं ना पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज को घटाया जाएगा। अगर मेटल निगेटिव चार्ज हो गया, इन केस किसी में मेटल पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो आयनायन हमेशा जोड़ा जाता है, कैटायन हमेशा घटाया जाता है, ये तो बात सबको पता है ना। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव रहेगा तो सबट्रैक्ट कर देना, निगेटिव रहेगा तो ऐड कर देना। इसलिए प्लस माइनस भी मैं लिख सकता हूँ, बट अभी आपको बता दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है ना। ज्यादातर मैक्सिमम में 99% पॉजिटिव ही होते हैं, तो घटाना पड़ता है। सम व्हाट कहीं कहीं ऐसा एग्जांपल आएगा कि मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव आ रहा होगा। सो आप सब कैटायन आयन पहले ही पढ़े हो, कैटायन होता है तो इलेक्ट्रॉन उतना कम हो जाता है, एनायन होता है उतना जोड़ना होता है। तो एनायन होगा जोड़ देना, कैटायन होगा तो घटा देना, ठीक है। यही आपको फॉर्मूला है, इसी से हर मेटल का हम लोग ऑक्सीडेशन निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और देखेंगे मोस्टली कॉम्प्लेक्स अचीव कर लेते हैं, मोस्टली अचीव कर लेंगे, कुछ में क्या होगा बच जाएगा, एक दो इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी, तो नियरेस्ट पहुंच रहा है ना, कोशिश किया। अब स्कैंडियम के पास 21 इलेक्ट्रॉन है, अब कितना भी दोगे तुम 36 नहीं पहुंचेगा, क्योंकि 6 लिगेंड मैक्सिमम जोड़ सकता है वो, 12 मिला उसको। अब 21 से 12 जोड़ दोगे 36 तो नहीं पहुंचेगा ना वो, बट 21 से बहुत दूर, काफी लंबा रेस लगा लिया है, क्वालिफाइंग मार्क से लगभग थोड़ा सा पहुंचा ना। अब पता चला क्वालिफाइंग मार्क से हम बस 10 नंबर मतलब 10 नंबर दूर रह गए, तो अच्छा है। क्वालिफाइंग मार्क से हम 100 नंबर दूर रह गए, फिर क्वालिफाइंग मार्क मिला के पूरा 10 ही नंबर अबे किया, अंतर है ना सब में। तो नियरेस्ट पहुंचना है, इनर्टनेस गेन करनी है तो 36, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। एक एग्जांपल, K4 FeCN6 में बताओ आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा। अब इसके लिए आपको सब कुछ जुबान पे होना चाहिए, क्या क्या, मेटल का एटॉमिक नंबर भी, कोऑर्डिनेशन नंबर भी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी, तभी तो कर पाओगे ना। और आपको दो अभी जस्ट निकलवाए हैं, एटॉमिक नंबर आपको सबका पता है, कितना निकलेगा आयरन का यहाँ पे। 36 आया, हाँ सही है, ये अचीव कर लिया आपने। अब इसको तोड़ोगे यहाँ पे, तो आयरन का आपने अभी निकाला इस कॉम्प्लेक्स में, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले कितना है, +2 है। फिर आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 दिख रहा है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 26 होता है। सारा काम मिल गया, तो क्या करना है, 26 इंटू 2 इंटू कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था इसका, 6 था, और क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो घटा देंगे तो कितना होगा, 26 और 12, ये प्लस करना था, मल्टीप्लाई नहीं प्लस, ठीक। 26 और 12 कितना हो जाएगा, 26 और 12 38 हो गया, और -2 तो कितना आ गया, 36 आ गया टोटल, हो गया। क्रिप्टन का गेन कर लिया ना, क्रिप्टन बगल में है इसके। तो इसका पर्पज क्या था, साइनाइड छोटा जोड़ना, उसको मजा नहीं आ रहा था कि छोटा साइनाइड जोड़ लिए, उसका पर्पज पूरा हो गया जो उसको चाहिए था,
ठीक है, अगला लिखो जरा, ये छाप लो, इससे क्वेश्चन आएगा। कुछ एक्सेप्शनल है जो आप गलत करोगे उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। हो गया, आगे चले। कोबाल्ट का निकालो, इसमें COEN का होल थ्राइस Cl3, इसमें कोबाल्ट का निकाल के बताइए कितना आएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देन सबका निकालते चलो, कुछ एग्जांपल मैं करा दे रहा हूँ अभी पहले, उसके बाद बाकी डिस्कस करेंगे। NiCO4, अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोला था ना, अगर एक कम रह गया तो ऑक्सीडाइज, अब चार ठो कम है, ऑक्सीडाइजिंग का बहुत कमजोर ऑक्सीजन, पांच पांच इलेक्ट्रॉन किसी का नहीं निकल पाओगे ना, एक होगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, दो होगा तो वीक ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें निकिल का निकाल कर दिखाओ कितना होगा। इसके अलावा CuEn का होल ट्वाइस, इसमें कॉपर का कितना होगा, फिर निकिल CN4 2 माइनस, सब में। ये सब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि तुरंत देखो फट से मारो खत्म। और ये तो अभी हम लोग टर्मिनोलॉजी आज खत्म हो गया, आखिरी टर्मिनोलॉजी है। अब हम लोग आ जाएंगे बॉन्डिंग पे। इसके बाद बॉन्डिंग में पहले पढ़ेंगे वर्नर, फिर VBT, मतलब अगला जो लेक्चर है उसका धमाकेदार रहेगा एकदम। सारा सारा कुछ लड़ाई करने में गंवा दी क्या, मारी की पीटी की पिटाई, लड़ाई करने में बाल बांध लिया करो। हाँ तो लड़कियां एक जगह रहे, लड़ाई ना हो, हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा, भगा देंगे। कितना निकला दूसरे वाले का, 36 निकला। इसमें EN 6 हो जाएगा, कोबाल्ट का 27 होता है, 27 प्लस 12 माइनस 3, 36 आ जाएगा, है ना। तो इसका EN हमारा आ गया काम का, ये हो गया इनर्ट ना, EAN, ये 36 आ गया, बढ़िया। निकल वाले का, निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, 28। ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल में कोई, कार्बन न्यूट्रल होता है, लिगेंड कैसा है, मोनोडेंटेड है, तो एक दो देगा तो चार दूना 8, तो 28 प्लस 8 36 हो जाएगा। ये भी क्या होगा, निकिल कार्बन। अब देखो यहाँ देखो निकिल कितना भेदभाव करता है, कहीं पे 8 बनाता है, कहीं पे 4 ही बनाया है। चार यहाँ, 4 से इसका 38 36 पूरा हो गया। बट ये वाटर से जुड़ेगा तो 6 लिगेंड जोड़ेगा, क्योंकि जब वाटर से जुड़ता है तो 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आता है ना, तो 2 घटेगा उसके लिए वो 2 बढ़ा लेता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना मिला, 36 आया ना, क्लियर है। कॉपर वाले का, इसमें एक ज्यादा या कम आ सकता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29। लिगेंड कितने जुड़े हैं, 2, तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 दूना, ये बाइडेंटेड है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो लिगेंड से आ जाएंगे, -2 कितना आ रहा है, 30, 35 ही आ रहा है, कम हो गया बेचारे का। तो कैसा नेचर रखेगा ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग ना, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो दूसरे का लेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। निकिल, इस वाले निकिल का 34 आएगा क्या, देखो 28 और 8 -2, 34 आ जाएगा ना, यहाँ पे देखो 34 में रह गया। तो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं सब, सबका कोशिश एक ही है, कहाँ पहुंच जाना, टू द नियरेस्ट इनर्ट गैस। जरूरी नहीं कि पहुंच जाए, बट कोशिश जारी है, ठीक है। अगला चलो कॉम्प्लेक्स देखो एग्जांपल। प्लेटिनम को सब जानते होगे, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। अब इसमें निकाल के बताओ प्लेटिनम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होता है। उसके बाद प्लेटिनम के बाद निकाला हम लोगों को इसका MnCO का होल 5 माइनस -1, एक इसका निकालो और दूसरा कोबाल्ट का HCO
CO4, इसका इन दोनों का निकाल के बताओ कितना, तीनों का। इन तीनों में नॉर्मल थोड़ा हट गया। प्लेटिनम का 78, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है प्लेटिनम का, 2 है ना, तो 76 और 4 क्लोरीन लगे तो 8 जोड़ दो, तो 76 में 8 जोड़ो कितना आ जाएगा, 94, 84। पहुंच गया था ऑलमोस्ट ना, नजदीक था, 86 होना था, 2 कदम सफलता से दूर रह गया। नीचे वाले में यहाँ पे मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सबसे इंपॉर्टेंट, 85। इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा हूँ, मैग्नीज का -1 है, तो जोड़ो एटॉमिक नंबर 25, लिगेंड कितने हैं 5, तो 10 जुड़ गए 25, 10 35 और -1 36, गेन कर लिया ना। मैंने बताया ना कहीं कहीं मेटल पे नेगेटिव चार्ज भी आता है, नीचे वाले में मेटल पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट। जब निगेटिव होगा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में है तो उसको जोड़ा जाएगा, बोला ना मैंने, प्लस होगा तो सबट्रैक्ट होगा, माइनस होगा तो ऐड करोगे, पता चला माइनस भी घटा रहा है प्लस भी घटा रहा है, ऐसा थोड़ा ना होगा, जुड़ जाएगा। अब वो ऐसे तुम सोचो चाहे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है, नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है, उसको जोड़ लो, ऐड कर लो। 36 आया ना मैग्नीज का, कोबाल्ट वाले का, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। कितने लिगेंड हैं, तो 4 दूना 8, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -1, हो गया, काम पूरा कर लिया ये। अब पहले तुम लोगों को ये दोनों क्यों बताएं ये बताता हूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये दोनों बताना नहीं था, ये दोनों बताना था। देखो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख लेना, आया भी है शायद आपके प्रीवियस ईयर में, दोनों शायद आए भी हैं, कोई ना कोई तो आया है और आगे भी आएगा, इसलिए तैयारी पहले से करना होता है। ये हमारा Mn2CO का होल 10, इसमें बताना है मैग्नीज का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना, एक ये पूछता है, दूसरा ये कोबाल्ट का होल ट्वाइस और CO का होल 8, इन दोनों में पर कोबाल्ट कितना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, दोनों का निकालोगे तो अगर 36 फॉलो करेगा तो 72 आएगा, और एक का निकालोगे 36 आना चाहिए ना, निकाल के देखो कैसे आएगा, ये तुम सिंपली नहीं निकाल पाओगे। अगर ऐसा निकालोगे तो 2 मैग्नीज है तो कितना लिखोगे, 50 लिखोगे, 25 25 50, प्लस कितने लिगेंड है 10, तो 10 से कितना आ जाएगा 20, टोटल कितना हुआ 70, तो 70 से एक का कितना आ जाएगा, ये दो के लिए है ना, तो एक पर मैग्नीज कितना आएगा 35 ना, बट ये गलत है, 35 नहीं होता, पर मैग्नीज 36 फॉलो करता है। उसका रीजन है, जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको दिखेगा कि मैग्नीज मैग्नीज एक आपस में दोनों एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाते हैं, तो जब एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 आएगा ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन वहां से आता है फ्रॉम मैग्नीज मैग्नीज बॉन्ड की वजह से, ये दिख नहीं रहा है, बट ये आप जब पढ़ोगे बताया जाएगा तब आपको आएगा, देख के पता नहीं चलेगा। अब इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, तो ये नहीं होता, अब उसमें होता क्या है, 50 प्लस 20 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, वाया मेटल मेटल बॉन्ड, इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, मेटल मेटल के बीच में भी एक बॉन्डिंग होती है, सो जो एक्चुअली एक्सपेक्टेड था, बट व्हाट इज एक्चुअल, इसी में जोड़ देते हैं, 20 लिगेंड से हो गया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कहाँ से आएगा, एम बॉन्ड से, एम मतलब मेटल मेटल बॉन्ड से, टोटल कितना हो गया 72 हो गया ना, ऊपर मैग्नीज कितना आ जाएगा हमारा 36, मतलब ये कॉम्प्लेक्स हमारा फॉलो करता है। अब देखो ये ऐसे होता है मैग्नीज मैग्नीज बॉन्ड, ये एम एन हो गया, उसके बाद इसमें आप 5 ठो लिगेंड जोड़ दो, ये सारे जो बॉन्ड बने उसमें सीओ रहेगा, इसकी ही ज्योमेट्री होती है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन गिनकर देखोगे तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, कहाँ से, मेटल मेटल बॉन्ड से आता है। ऐसे ही कोबाल्ट में भी होगा, कोबाल्ट भी फॉलो करता है। अब तुमसे ये दे सकता है कि दिस कॉम्प्लेक्स फॉलोइंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक, ये ऑक्टेटल कैसे होगा, इसमें 6 बॉन्ड बना है, ये ऑक्टेटल नहीं बनेगा, देखो बना के, वो ऑक्टेटल नहीं बनता है, बट
फॉलो कर रहा होगा। ये बन गया ना, कोबाल्ट का निकालो। ये भी एक मेटल मेटल सीओ सीओ बॉन्ड एक है इसके पास, तो दिस इज ऑल्सो फॉलोइंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। 27 है एक का, तो 27 कितना हो गया 54, और 8 दूना 16, कितना पहुंच गया हम लोग 54 और 16 70 पहुंच गया, रुक गया। तो फिर से क्या बचा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, दैट 2 इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम कोबाल्ट, कोबाल्ट बॉन्ड की वजह से दो मेटल के बीच में बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो कमी डेफिशिएंसी थी दैट इज कवर्ड बाय मेटल मेटल बॉन्डिंग। आ जाएगा ना, निकाल दोगे। इस कॉम्प्लेक्स को देख के पूछ सकता है दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉलोइंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो इफेक्टिव एटॉमिक एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, दोनों सेम है। अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकाले जाओगे तो सिर्फ मेटल जो सेंट्रल मेटल उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ना, देखो 18 फॉलो करेगा। करके देखो, दूसरे कॉम्प्लेक्स किसी एक को उठा लो जो ऊपर किए हो, ठीक है, वहां पे हम 18 फॉलो करते हैं, 18 मतलब इनर्ट गैस हो जाएगा। तो अगर हम पहले वाले कॉम्प्लेक्स जो K4 Fe6 है उसको उठाओ, तो सेम उसमें बस जो मेटल का टोटल ले रहे थे ना, वहां टोटल की जगह क्या लो, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लो। तो आयरन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, डी में 6 एस में 2, तो 6 2 8 होगा। लिगेंड से कितना आया 12, तो 12 8 20। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, मतलब 2 प्लस था, घटा दो तो 20 में 2 घटा दे 18 आ गया ना, तो 18 फॉलो कर रहा है। बात समझे कि नहीं समझे। तो चाहे 18 इलेक्ट्रॉन रूल तुमसे बोलो कितना 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करे, तो 18 मतलब वही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ही है। अगर 18 के टर्म में पूछेगा तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर मेटल लेना, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के टर्म में पूछेगा तो पूरा एटॉमिक नंबर ही ले लेना, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है ना, जो 36 फॉलो करता है 18 भी फॉलो करेगा। भाई मैग्नीज के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, D5S2। मैग्नीज के D5S2 होते हैं, तो 7 7 14 होता, और 10 से कितना आता 20, तो 14 और 20 34 हो जाता, और एक मेटल मेटल बॉन्ड से 36 हो गया। दो मेटल के लिए, तो एक के लिए कितना हुआ 18 हो गया। तो बात वही है, बस हमने क्या बोला 18 इलेक्ट्रॉन रूल जाएगा, तो जो आपने एटॉमिक नंबर लिखा था उसको क्या कर लेना केवल, दैट विल रिप्लेस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, बस। हाँ उसमें भी नहीं फॉलो होगा। देखो एक्चुअली है क्या ना, ये 18 जब फॉलो करते हो ना तो हम लोग फिर मेन ग्रुप से कंपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट तो सीयूडो यूनिट होते हैं ना, और बाकी 18 जब जाओगे तो नॉर्मल वाले होते हैं। 18 कैसे बढ़ता है, D10 S2 और P6, यही तो 18 आया ना। तो क्या करते हैं बस उसी को काउंट करते हैं, अंदर वाले को छोड़ के बाहर के इलेक्ट्रॉन जब काउंट करोगे, हम क्या करते हैं इनर्ट कब होगा, जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फुलफिल हो जाए। फुलफिल कब होगा, जब 18 होगा। 18 कैसे होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट लिए हो, 3D10 हो जाए, 4S2 हो जाए, 4P6 हो जाए, हो गया 18। तो 18 कहने का टर्म ये होता है, और 36 कहने का मतलब होता है इनर्ट इनर्ट गैस ही सीधा सीधा उठा कर रख देंगे, बस ये। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का पर्पज भी एक ही है। अब एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम पूछूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, ठीक है। अब मैं 18 के टर्म में पूछ रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। बात वही है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, इसमें कितने मेटल मेटल बॉन्ड हैं। तो आपको क्या करना है, 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा मतलब 18 दूनी 36 54, टोटल इसका जो इलेक्ट्रॉन होंगे तीन हमारे पास, 3 Fe है, प्लस कितना हो गया 9 CO है। दिस इज इक्वल टू, अगर फॉलो अप करेगा प्लस मेटल मेटल बॉन्ड हमें नहीं पता, यही ना, वो हमें निकालना होगा कितना मेटल मेटल बॉन्ड है। अभी देखो कैसे निकालोगे इसको, प्लस हमें मेटल मेटल बॉन्ड नहीं पता कितना है। अगर ये फॉलो कर रहा है तो कितना होगा 54 होगा, हम 18 के टर्म में बात करें। 36 के टर्म बात करते तो कितना हो जाता हमारा 36 36 36, तीन बार होता तो कितना होता 70, 108 करते, तो तुम चाहे उसको कर लो चाहे इसको कर लो, बात वही है, इसका जस्ट डबल हो जाएगा वो। 36 में 36 लेते हैं, 18 में 18 लेते हैं, तो डबल का डिफरेंस होगा। ये फॉलो कर रहा है, तो हमारे पास देखो, अब हमारे पास एक आयरन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो 3 में कितना हो जाएगा 24 यहां से आ जाएगा, प्लस कितने कोबाल्ट लिए थे 9, तो 9 दूना 18 यहां से आ जाएगा, प्लस अभी हमें ये एक्स मान लेते नहीं पता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 54। अब इसको जोड़ो कितना 18 और 24 42, प्लस एक्स इक्वल टू 54 हो गया। अब हमारा एक्स बराबर क्या आ जाएगा 54 माइनस 42, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए एक्स बराबर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। 54 में से 42 घटाओ, 8 आया। 8 आने का मतलब क्या बता रहा है, एक्स क्या बता रहा है 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 बॉन्ड।
अरे यार, तो सही से तुम लोग बता नहीं सकते हो। 44 था ये हमारा। 54। ये हमारा कितना हो गया? 8 एक में तो 8 एक 24 और 9 दूना 18। तो 24 18 8 4 12 और 2 1 3 4, ठीक 42 हो गया। 12 आ गया ना। तो जब 12 आएगा तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रह गई है? 6। तो कितना मेटल मेटल बॉन्ड बनाएगा? 6, तब जाके वो पूरा कर पाएगा। वो तुम्हारे हिसाब से है ना। कॉम्प्लेक्स तुम्हारे हिसाब से नहीं बनाता, ये ऐसे बॉन्ड बनाता है। ठीक है। ये सब आपस में जोड़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसे ऐसा जरूरी नहीं है तुम्हारा, मैं ऐसे बता रहा हूँ कई टाइप के बॉन्ड बनते हैं इसमें। क्रॉस कई सारे बॉन्ड बनते हैं, तो मैं अभी यहाँ बना नहीं रहा स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर सब अलग अलग होते हैं। आपको बस कैलकुलेट करने के लिए क्या देखना है, कितने बॉन्ड पॉसिबल होंगे। ठीक है। हाँ। 12 इलेक्ट्रॉन है ना, एक बार 12 इलेक्ट्रॉन निकाले हो तो मेटल कितने होंगे? बॉन्ड तो दो से एक बनता है ना, तो 6 आएगा। ठीक है। तो समझ में आ गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना। कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल ले जाओगे। क्लियर है ना? तो हमारा टर्मिनोलॉजी पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है। जितने भी टर्म्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो सब हम लोग क्या कर लिए? फिनिश कर लिए। यहाँ। हाँ? काहे नहीं लिखे हो? लिखो, बैठ के लिखना आराम से। अगला हेडिंग डालो। अगला हेडिंग डालो। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिखने हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। नाम लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका आइसोमेरिज्म करेंगे, फिर करेंगे बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। सो अगर कभी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना हो, कैसे नाम लिखा जाएगा, ठीक है। एक हमने आईयूपीएससी रूल पढ़ा हुआ है, वो यहाँ काम नहीं करेगा, कोई ब्रांच होता ही नहीं इसमें। देखो इसमें सबसे पहले क्या है, जब भी किसी भी चीज की बात करोगे हमेशा कैटायन पहले लिखे जाएंगे और एनायन बाद में लिखे जाएंगे। तो आपके पास मैंने बताया था दो टाइप के कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एक हो सकता है ऐसा जिसमें पहले कुछ दिया हो और आपका कॉम्प्लेक्स किसमें हो? बाद में हो। ठीक, ये ऐसे लिखा गया हो। या दूसरी पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि इधर दिया गया हो इस तरीके से और इधर आपका एक्स लगा हो। या एक पॉसिबिलिटी दोनों में से कोई ना दिया हो, सीधे कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट दिया हो इस टाइप से। यहाँ पे आपका मेटल हो और बीच में आपका लिगेंड एन हो, यहाँ पे कोई चार्ज हो। ये तीन पॉसिबिलिटी है ना। हमेशा याद रखना इधर वाला पार्ट कैटायन होता है, ये हमेशा क्या होगा? कैटायन। और इधर वाला पार्ट क्या होता है? पूरा ये आयनायन इस केस में। उसमें कैटायन कौन है? इसमें ये पूरा बॉक्स ही हमारा क्या है? कैटायन है ना। और ये क्या है? आयनायन है। और ये तो ऑलरेडी दे रखा है। तो जब भी आप आईयूपीएसी नाम लिखने जाओगे, नेम ऑफ कैटायन ऑलवेज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय नेम ऑफ एनायन। तो इसमें पहले किसका लिखते हैं? ए का नाम, फिर इसका लिखते हैं। अब जब डब्बे का नाम लिखोगे तो डब्बे का नाम कैसे शुरू करते हैं? पहले एन का नाम लिखा जाता है। एन का नंबर कितना? एन क्या? नंबर ऑफ लिगेंड। जब इस बॉक्स का नामनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ मेटल, फिर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर्स में। और अगर इस पे चार्ज है तो आयन, नहीं चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स। जैसे अगर इसका नाम लिखते हो तो लास्ट में आयन जोड़ना पड़ता है क्योंकि आयन किस स्टेज में है। तो जो बॉक्स के अंदर है उसमें सबसे पहले नंबर, फिर नेम ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ मेटल, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन रोमन नंबर्स, एंड देन उसके बाद आयन है तो आयन। इसमें पहले कहाँ शुरू करते हैं? इसमें पहले नंबर से शुरू करते हैं, फिर लिगेंड, फिर मेटल, फिर लास्ट में आयन लिखते हैं, फिर एक्स का नाम लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, Fe(Cn)6। अभी इसके कुछ रूल है बताऊंगा। इसका नाम लिखना है हमको। तो पहले कौन है? पोटेशियम आया ना, तो पहले नाम क्या लिखा? पोटेशियम। फिर बॉक्स में पहले किसका नाम लिखा? छह। छह को क्या लिखते हो? हेक्सा। सी क्या है? साइनो या साइनाइडो, आपकी जो इच्छा लिख सकते हो। तो हेक्सा साइनाइडो। अब बॉक्स के ऊपर क्या चार्ज आएगा? याद है ना, ये कैटायन है तो इसके ऊपर एनायन चार्ज आएगा। और अगर हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिव है तो मेटल पे ATE जोड़ते थे, ये टर्मिनोलॉजी में लिखवाए हैं। ये टर्मिनोलॉजी पढ़े थे, वीडियो देखे थे, तो उसमें लिखवाए थे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा साइनोफेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो ब्रैकेट में सेकंड खत्म हो गया। और अगर यहीं पे हमारा सेम कॉम्प्लेक्स लेते, बस हम लोग लिगेंड बदल देते, H2O का होल 6 हो जाता और यहाँ पे Cl3, अब इसका नाम अलग हो जाता।
इसका नाम क्या होता है? हेक्सा एक्वा फेरस, क्योंकि कैटायन पार्ट होता है ये। तो हेक्सा एक्वा फेरस ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आता, तो ब्रैकेट में 3 क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाता। और बॉक्स पे कुछ नहीं होता, इसको उड़ा देते, इस पे जो चार्ज होता, कैटायन है न्यूट्रल लिगेंड है तो चार्ज, बस लास्ट में आयन जोड़ना होता है बस। सो हम लोग पूरा नाम लिखेंगे हमेशा, नेम ऑफ कैटायन रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय नेम ऑफ आयन, उसके बाद लिगेंड का नंबर, फिर नेम ऑफ लिगेंड। नहीं, वो तो आयनिक है ना, टूट जाएगा। ठीक है ना, उसका नंबर नहीं लिखा जाता, वो लिखवाया था आयनाइजेशन पे सिर्फ इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। तो जितने आयन होते हैं आयनों का नंबर नहीं लिखा जाता। छापो। लिखा जाए नॉमेनक्लेचर का रूल इसके ना। नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं लिखोगे। नहीं, कॉम्प्लेक्स का तो नाम लिख दिया ना। कॉम्प्लेक्स तो ये था, अब उसका नाम लिख दिया है। कॉम्प्लेक्स कहीं नहीं लिखा जाएगा। अगर ये पूरा डब्बा आयनिक है तो आयन लिखा जाएगा, नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो इसने मेंटेन कर दिया ना इसकी न्यूट्रलिटी को। तो वहां पे इसमें कोई आयन नहीं लिखा जाएगा, इसमें भी कोई आयन नहीं लिखा जाएगा। अगर हम इसी को मिटा के केवल FeCN64 माइनस करते तो फेरेट 2 आयन लिखा जाता। ठीक है। सो लिख लेना रूल फॉर IUPAC नेम। कुछ रूल्स हैं जहाँ पे फंसोगे, ज़्यादा नहीं है। सारा IUPAC का रूल फॉलो होता है, बस यहाँ पे क्योंकि लिगेंड अलग होते हैं ना, तो लिगेंड का नाम थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको। और अल्फाबेटिकल रूल फॉलो होगा ही होगा। और जब बाइडेंटेड लिगेंड आ जाते हैं तो वहाँ पे बिस्ट्रिस आ जाता है, वो थोड़ा बताना पड़ेगा। ठीक है। रूल फॉर IUPAC नेम हो गया।